साथियों नमस्कार। आज की कैबिनेट में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो किसानों के हित में, जैसा आपने देखा है कि किसानों के हित में सीरीज ऑफ फैसले लिए गए हैं और थर्ड टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी ऐतिहासिक टर्म में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। आज एथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो कि सी हेवी मोलासिस CHM यानी शुगर केन की जो डिफरेंट प्रोसेस के लेवल्स हैं, उन सब में CHM का उपयोग हो, उसके हिसाब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि एथेनॉल के उपयोग से देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ है और आपने इस स्लाइड पे देखा होगा, विन विन विन, 3 बार विन है। किसानों के लिए भी फायदे में है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है और एनवायरमेंट को भी लाभ होता है। किसानों को केवल पिछले ही जो एथेनॉल सप्लाई ईयर यानी अक्टूबर तक सप्लाई होती है एथेनॉल की, उस ESY में 40,000 करोड़ रुपए का पिछले साल बेनिफिट हुआ है। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज में अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 1,13,000 करोड़ रुपए का देश का फॉरेन एक्सचेंज बचा है एथेनॉल के इस प्रोग्राम से। और एनवायरमेंट को बेनिफिट अगर हम देखें तो 578 लाख मैट्रिक टन यानी 5.78 करोड़ मैट्रिक टन नेट कार्बन डाइऑक्साइड बचा है। बहुत बड़ा ये लाभ है। आपको याद होगा 2013-14 में अगर एथेनॉल की बात करते तो कुछ 1.5% के आसपास की एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। आज क्लोज टू 18%, 19% के आसपास पहुंच गया है, 20% की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे ये सीजन कंप्लीट होगा तब आपके पास इसके पूरे आंकड़े आएंगे। तो आज शुगर केन के फीड स्टॉक से जो 3 चीजें होती है, सी हेवी मोलासिस, बी हेवी मोलासिस और शुगर केन जूस, शुगर सिरप और शुगर, इन तीनों के प्राइसेस आज कैबिनेट में अप्रूव किए गए प्रोक्योरमेंट के। विशेषकर सी हेवी मोलासिस ऐसा होता है जिसमें से शुगर पूरी तरह से निकल चुकी है। बी हेवी मोलासिस में शुगर की थोड़ी सी कंटेंट होती है और सी हेवी मोलासिस में शुगर पूरी तरह से निकल चुकी है। उसका उपयोग जितना एथेनॉल बनाने में हो उतना देश के लिए बेनिफिशियल है, किसानों के लिए बेनिफिशियल है, एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए उसको मेजरली प्रमोट किया जाता है। ये साथियों, ये सीरीज ऑफ फैसले एग्रीकल्चर के ये केवल थर्ड टर्म के फैसले हैं, 1 पेज और 2 पेज लगातार। ये कुल मिला के 6 लाख करोड़ के टोटल फैसले अभी तक लिए जा चुके हैं, वो सब आपके सामने रखे गए हैं। दूसरे फैसले पे आता हूं साथियों। आपने देखा कि साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे नौजवानों के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए और इकोनॉमी के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, उस पर बहुत सारे फैसले लिए गए। उसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, इसको आज अप्रूवल दिया है। क्रिटिकल मिनरल्स हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है? क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए जरूरी है कि आज हमारी एंटायर इकोनॉमी में एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी है, सोलर पावर को, विंड टर्बाइन हो, बैटरीज हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, मोटर्स हो, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स एक निहायती तौर पे लगते हैं। हमारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो आज ग्रो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बहुत होता है। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्पेस के प्रोग्राम्स में, डिफेंस के प्रोग्राम्स में, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम्स में, सब में क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। और किसानों की दृष्टि से देखो, खेती की दृष्टि से देखो तो पोटैश, फास्फोरस, ग्लूकोनाइट, ये सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि खेती के उपयोग में काम में आते हैं। इस मिशन को कैसे इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म करें, आत्मनिर्भर बने और भारत में कैसे इस मिनरल की प्रोसेसिंग हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, कैसे हम इसका बेटर एक्सप्लोरेशन करें, कैसे हम विदेशों में भी जहां जरूरत पड़े वहां पे जाके उन मिनरल ब्लॉक्स को अक्वायर करें, वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस नेशनल क्रिटिकल मिशन में बनाया गया है। 16,300 करोड़ रुपए का ये मिशन है, 16,300 करोड़ रुपए का मिशन है और 6 वर्षों तक ये मिशन का इनिशियल फेज रहेगा। 24 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें मिशन में जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे आपके सामने हैं। एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना, बाहर दुनिया में जाके मिनरल ब्लॉक्स को अक्वायर करना, और जो क्रिटिकल मिनरल्स को जो प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे लिथियम है तो लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति ने दिया। अब उस प्रकृति के दिए हुए मिनरल से लिथियम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, वो काम मिनरल की प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी से आता है। जैसे रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ के अंदर नियोबियम के सभी अधिकारी बैठे हैं। तो रेयर अर्थ में जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए होता है मिनरल, उस मिनरल को कैसे रेयर अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करें, कैसे उसे परमानेंट मैग्नेट बनाएं, वो सब चीजें बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से
साउंड देखिए। हाँ, तो वो देश के लिए अत्यंत जरूरी है। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने, ये लास्ट लाइन आप जरूर देखना, मिनरल डेवलपमेंट के जितने भी बेनिफिट होते हैं वो सारे के सारे राज्य सरकार को जाते हैं। चाहे रॉयल्टी हो, चाहे दूसरे जितने भी अमाउंट्स हो, वो सारे के सारे राज्य सरकार को जाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उड़ीसा की फाइनेंशियल हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी है। इसका कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रिफॉर्म्स किए मिनरल सेक्टर में, उसके कारण उड़ीसा को जहां 10-12 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था, 50 हजार करोड़ का रेवेन्यू आने लगा। तो यही जहां जहां मिनरल ज्यादा पाया जाता है, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन से देश में एक बहुत बड़ी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस थी वो खत्म होगी। आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत बड़ा ये स्टेप है। और साथ ही साथ जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, एनर्जी ट्रांजिशन है, उसको ये मिशन सिक्योर करेगा। जो मिनरल्स आइडेंटिफाई हुए 24, उसकी लिस्ट आपके सामने है। आपके सामने प्रेजेंटेशन भी शेयर किया जाएगा, तो अच्छे से आप डिटेल में इसको देश के सामने लेके जाएं, ताकि क्या भारत सरकार के इन स्टेप से हमारी इकोनॉमी को, देश को, एनवायरमेंट को, सबको बेनिफिट होगा, वो सबके सामने आपके माध्यम से जाए। ये साथियों दोनों बड़े फैसले थे। और जैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूथ के अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड पहले भी बहुत सारे फैसले हुए हैं, उसी कड़ी में आज ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी जुड़ा है। और टोटल अब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थर्ड टर्म में 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फैसले हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। विल नाउ टेक क्वेश्चंस। 9 अपना परिचय भी दें और संस्थान का नाम। Hello, sir. I'm Tuesh Mishra from Economic Times. Sir, the National Critical Mineral Mission was announced by Finance Minister in the budget as well, sir. By when can we expect some kind of deliverable outcomes of this mission? And is there a breakup? What will be the use of this 16,300 crore? Which part of the mission will go forward? बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछले बजट की स्पीच में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की अनाउंसमेंट हुई थी। और जैसा आप जानते हैं, बहुत ही कंसल्टेटिव प्रोसेस से इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो साइंटिस्ट और CSIR की लेबोरेटरीज हैं जो इस पे काम करती आई अब तक, उन सबको कंसल्ट करने के बाद में, और विशेषकर जो अनुभव अब तक एक आपकी वो कौन सी संस्था है, काबिल, विदेशों में जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है काबिल, उनके और उन सब के अनुभवों को लेने के बाद में ये मिशन आज डिक्लेयर हुआ है और अप्रूव हुआ है। और ये इमीडिएटली काम में लग जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी पूरा क्लियर हो गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के चेयरमैनशिप में एक मिशन की स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। वो स्टीयरिंग कमेटी में सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है और जो मेजर PSUs हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये 16,300 करोड़ रुपीस का जो बजटरी एलोकेशन है, इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपीस का PSUs के माध्यम से फंड रेज किया जाएगा, 18,000 करोड़। सो दिस विल बिकम टोटल ऑफ 16,300 करोड़ रुपीस एंड 18,000 करोड़ रुपीस, दैट इज अबाउट 34,300 करोड़ रुपीस का टोटल इसका इन्वेस्टमेंट होगा। 130। सर प्रणाम, मैं आनंद कुमार सिंह हूँ, न्यूज इंडिया न्यूज चैनल से। सर मेरा सवाल यह है कि क्रिटिकल मिनरल्स आज के समय में बहुत जरूरी है। चाइना के इसके ऊपर अच्छा खासा वर्चस्व है और तमाम कॉन्टिनेंट में वो एक्सप्लोर कर रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो क्या पॉलिसीज इसके साथ होंगी और कैसे एक्सप्लोर किया जाए? क्योंकि कई टेक्नोलॉजीज है, चाहे सैटेलाइट ग्राफिक हो और कई ऐसी टेक्नोलॉजी लगातार हो रही है और हम लोग एक्सपोर्ट भी बाहर से ला रहे हैं। और चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात की, चाहे अलग अलग देशों से, तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज की जाएंगी कि उसको ज्यादा एक्सप्लोर कर सके और आत्मनिर्भर भारत यानी हमारे देश में ही ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स निकल सके, उसको लेकर क्या बड़ा करने के लिए आगे सरकार बढ़ रही है? माइंस मिनिस्ट्री से एडिशनल सेक्रेटरी साहब है, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। आप बताएंगे। ये मिनिस्ट्री की तरफ से हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच्ड ऑफिस है, उसके थ्रू हम एक्सप्लोरेशन करते हैं। और अभी हमारा एक बेसलाइन जियो साइंस सर्वे का पूरा ऑल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, टाइम बाउंड प्रोग्राम चल रहा है। उसके अंदर में हम लोग ये एरो जियोफिजिकल सर्वे, नेशनल जियोफिजिकल सर्वे, केमिकल सर्वे वगैरह कर रहे हैं। उसके अलावा हम IT को यूज़ करके पोटेंशियल एरियाज को ईयरमार्क करते हैं और फिर डिटेल एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। तो हर साल करीब 1,000 प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं। उसमें से पिछले 2 सालों से करीब 2,200 प्रोजेक्ट हम लोग क्रिटिकल मिनरल मिशन के ले रहे हैं इंडिया में। तो इस तरह से हमारा चला, प्लस प्राइवेट एजेंसीज को भी हम यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू। 125। सर मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज से। मेरा सवाल एथेनॉल के ऊपर लिए गए फैसले को लेकर के है। एथेनॉल की जो 3 कैटेगरी है उसमें से 2 बड़ी कैटेगरी जो बी हैवी मोलेसेस है और शुगर केन जूस से जो बनने वाला एथेनॉल है, उसकी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई पिछले साल के मुकाबले। इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये माना जाए कि सरकार शुगर केन से बनने वाले एथेनॉल को थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहती है, डिस्करेज करना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूरे एंटायर एथेनॉल के प्रोग्राम को होलिस्टिक तरीके से देखिए। एथेनॉल का प्रोग्राम बेसिकली मल्टीपल फीड स्टॉक से बनता है, चाहे कॉर्न हो, चाहे ब्रोकन राइस हो, चाहे ऐसा मटेरियल हो जैसे
बैम्बू का नॉर्थ ईस्ट में भी काम चल रहा है। बैम्बू की जो चिप्स है उसमें सेल्यूलोस होता है, सेल्यूलोस से उपयोग करके इसका एथनॉल बनाने का प्रोग्राम। तो आप इस पूरे होलिस्टिक प्रोग्राम को देखिए। इस होलिस्टिक प्रोग्राम के कारण एथनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% से 10 साल पहले आज क्लोज टू 20% पहुंच रही है और देश को 1,13,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट हुआ है। आप इसमें देखेंगे ये शुगर और बी हैवी मोलासिस इन दोनों का डायरेक्ट कंजम्पशन है। शुगर का कंजम्पशन है हम सबके लाइफ में, करेक्ट, और बी हैवी मोलासिस में भी शुगर का एक कंपोनेंट होता है, तो उसका डायरेक्ट उपयोग हो जाता है किसमें, शुगर के प्रोडक्शन में, राइट। तो जो सी हैवी है, सी हैवी में शुगर प्रैक्टिकली न के बराबर है, मतलब बिल्कुल ही उसमें से शुगर पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट की, इसीलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें एथेनॉल के प्रोडक्शन में। तो इसका पूरा लॉजिकल तरीके से आप देखिए इसमें, आई डोंट थिंक वी शुड हैव एनी जजमेंटल थिंग्स अबाउट इट, वी शुड थिंक ऑफ दिस एंटायर थिंग। इसमें लॉजिकल क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू किसमें ज्यादा लेनी चाहिए और देश के हित में क्या है। 127। सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। मेरा सवाल सर क्रिटिकल माइंड्स को लेकर है। क्या सर जो मिशन लॉन्च किया गया है उसमें स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनी को कुछ इंसेंटिवाइज किया जाएगा एक्सप्लोरेशन के लिए सर? मिशन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। इस मिशन में पीएसयूज एंकर रहेंगे और साथ में जो एक्सप्लोरिंग, जैसे अभी एडिशनल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, एक्सप्लोरेशन के लिए जो भी टेक्निकल पार्टनर्स जुड़ेंगे उन सबको जोड़ा जाएगा। और स्टार्टअप्स का भी बहुत अच्छा, आप डिटेल बताना चाहेंगे स्टार्टअप्स की स्कीम के बारे में, जरा बताएं। ये मिनिस्ट्री की तरफ से क्रिटिकल मिनरल्स और बाकी ये मिनिस्ट्री की तरफ से जो क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में अभी हम लोगों का एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम चलता है। वी गिव सब्सिडी, वी गिव फंड 75% ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू स्टार्टअप्स, 25% दे टू अरेंज फ्रॉम देयर सोर्सेज। ये 1 साल से चल रहा है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक एक्सप्लोरेशन में, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि पीएसयूज के साथ में हम लोग नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसीज को भी हम फंडिंग करते हैं एनमेट से, और उसको अभी हम इसमें मिशन के अंदर में बढ़ाएंगे। थैंक यू। 26। सर मेरा सवाल है सर आपसे, इधर सामने आपके। सर इथेनॉल का लगातार आप लोग परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं, इसको सर कितना हम लोग इसका ज्यादा उपयोग कर सकते हैं? और इसमें इथेनॉल का उपयोग करने के लिए, इथेनॉल की खेती करने के लिए आप लोगों ने फार्मर्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीम लाने की सोची? इथेनॉल जो फार्म प्रोड्यूस है उसी से बनता है, अलग से इथेनॉल की खेती नहीं होती। जो खेती के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मक्का है, जैसे शुगर केन का ये वाला देखा आपने, या फिर बैम्बू है, तो उसमें ही उसके ही प्रोसेसिंग से इथेनॉल बनता है। इथेनॉल का टारगेट अपना 20% है। आप दुनिया के कई दूसरे देशों को देखेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी देश का, लेकिन एक देश के बारे में आज माननीय मंत्री जी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बता रहे थे कि जो 40 साल में उन्होंने काम किया उससे ज्यादा उससे ज्यादा मेहनत भारत के इन 10 वर्षों में प्रोग्रेस हुई है। तो 20% पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा गोल है। ये गोल 2030 या शायद उससे 2030 के लिए था, अपना हो जाएगा। पहले गोल काफी आगे तक का था, उसको बहुत पहले अचीव कर रहे हैं। 3. Sir, this is Abhishek from Business Line. 2 questions, sir. So this 16,300 crore fund, the first one for the National Critical Mineral Mission, how is it, what is the breakup of that? Would this have some components of the NMET fund and other funds of the ministry? That's one. And the second is in this 18,000 crore that is being raised from the PSUs, which are these PSUs and what is the format of raising? Will this be a corpus, company, additional investments into Kabil? How is this going to be worked out? ये ब्रेकअप आपको डिटेल में प्रेस नोट में आ जाएगा, वो काफी डिटेल्स है आपके सामने, वो प्रेस नोट में आ जाएगा। एंड 18,000 करोड़ जो रेज होगा पीएसयूज का, वो उनके इन्वेस्टमेंट से रेज होगा। 63. Yes. Sir, Prakash Pedashi from ET Now. All the mills or ethanol producers will get an equal opportunity to sell ethanol to all marketing companies, or OMCs will give priority to the mills being operated by, operated by cooperative societies. इथेनॉल जो चाहे मेज से आए या हमारा गन्ने से आए या बी मोलासेस और सी हैवी मोलासेस से है, वो एक ही है। तो इसमें बीच में डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट्स भी हैं, जो हमने, जब हमारे पास शुगर की कमी हुई और हमने डाइवर्जन कम किया, एफसीआई राइस का डाइवर्जन कम किया या इथेनॉल के लिए। रविंद्र जी, प्रश्न सिंपल सा है, कोऑपरेटिव वर्सेस प्राइवेट मिल्स इक्वल है ना ट्रीटमेंट? तो सर इसमें कोऑपरेटिव को अभी ओएमसी इसमें खुद ही डिसाइड करते हैं, और कोऑपरेटिव्स को इस बार थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है। कोऑपरेटिव्स को प्रेफरेंस। 4.
Hello, sir. I'm Rituraj from Mint. My question is, one, can you give a breakup in terms of allocation of 16,300 crore? Does it also include anything for international forays of Kabil? And regarding this procurement price of ethanol, what sort of do you have a math in terms of what would be the financial impact, means the increase in expenses the OMCs would have to incur? That will obviously depend upon how much ethanol is procured. This is the price which gets approved by the cabinet, and after that, looking at the total ecosystem of ethanol manufacturing systems, whether it is from corn, whether it is from bamboo, whether it's from other products, it will all depend upon that. The final number will depend upon that. The outlay in the critical minerals mission basically will be decided as the steering committee finally starts functioning. Yes, there will be opportunities for acquiring assets outside the country. There will be opportunities for exploration in the country and outside the country. So multiple different, as I displayed here, एक्सप्लोरेशन इंक्रीज करना है, इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है, मिनरल ब्लॉक्स को अक्वायर करना है, टेक्नोलॉजीज डेवलप करना है एंड रीसाइकिल क्रिटिकल मिनरल्स. इन सब के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स होंगे उन प्रोजेक्ट्स में एलोकेशन होगा. इट इज नॉट हार्ड कोडेड इनटू द मिशन. इट विल डिपेंड अपॉन द वे द मिशन प्रोसीड्स. We'll take last two questions, 45 and then 76. So this is Sanjay Agarwal. So my question is about acquire the mineral blocks and developing technologies. So the mineral blocks, you said they are going to be on the foreign shores. So which are the countries? No, not necessarily foreign. Right, sir. There are many critical minerals available in our country also. For example, rare earths across, let's say, Odisha, Andhra, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Goa, and Gujarat. Across this, all along this coastline, rare earths are also available. So they will also be part of this mineral. So if you look at this list has, so for example, graphite. Graphite is found in large quantities in our country. Tin is again an associated mineral which comes with other मिनरल्स. तो इसमें से बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो देश में मिलेंगे और कुछ के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ेगा, तो जाना चाहिए. 76. सर मैं शैलेश यादव सर ANI से. सर चाइना की डीप सी जो है इस टाइम दुनिया में तहलका मचाए हुए है, तो इंडिया इसको किस पर्सपेक्टिव से देखता है? आज कैबिनेट का ब्रीफिंग है. आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर. थैंक यू सर. थैंक यू दोस्तों.